नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता को जानने के पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते हैं तो हमें सीधे सीधे नवपाषाण काल के बाद का जो समय है वो याद आता है। पहले क्या था, पूरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल आया, फिर आई हड़प्पा सभ्यता। मोटे तौर पर जब हड़प्पा सभ्यता को आप समझोगे तो आज के इंडिया को क्या आप अच्छी तरीके से जानते हो। यदि आपको हड़प्पा सभ्यता को समझना है तो आज के इंडिया को समझना होगा, आज के भारत को समझना होगा कि भारत क्या है ना। तो आप ये देखोगे कि आज हमारे देश का कोई ना कोई आकार है। क्या है हमारे देश का कोई ना कोई आकार है। इतना तो सबको पता है कि भारत का एक आकार है और इस आकार का नाम क्या है। कैसा आकार है भारत का? चतुष्फलकीय है, यानी चतुर्दिक है। कैसा है ये भारत का आकार? चतुर्दिक है, यानी चतुर्दिक है, चतुष्फलकीय है भारत का आकार। फिर आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जब भारत का आकार है तो आकार में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। चतुर्दिक है, जैसे मान के चलो हमने बोला कि भारत का जो आकार है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये प्यारा सा भारत है हमारा और इसका जो आकार आप लोग बता रहे हैं वो क्या है। इसको मिलाएंगे, जैसे हम लोग इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ये। इसको मिलाएंगे तो ऐसे क्या बनेगा, ये चतुर्दिक बन जाएगा। ऐसे इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, चतुर्दिक बन जाएगा। क्लियर। तो अब आकार है तो आकार में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो भारत की लंबाई भी है और भारत की जो लंबाई है और भारत की कुछ चौड़ाई भी है, सबको पता है। अब इतना जब आ जाता है तो जब लंबाई और चौड़ाई है तो इनका जब हम गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया। तो भारत का एक अपना एरिया भी है, भारत का क्या है, अपना एरिया भी है ना। तो आप देखिए कि इंडिया का एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कैसा है, चतुर्दिक है, चतुष्फलकीय है। और इंडिया की लंबाई है, इंडिया की लंबाई कितनी है, 32-14 किमी। चौड़ाई कितनी है, 29-33 किमी। भारत का एरिया है 32,87,263 किमी। और प्यारे बच्चों, आपने देखा कि भारत के अन्य नाम भी हैं, भारत के अन्य नाम भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही नाम है। देखो, यदि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हो तो कभी आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर भरोसा रखता हूँ, आपको रटने से मुक्ति दिलाता हूँ। मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता, पहले आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि आज जो प्रेजेंट का हमारा इंडिया है, भारत है, पहले उसको समझ लो। यदि आप उसको समझ गए ना तो आप इसको समझने में 2 मिनट नहीं लगने वाले हैं। एक कथन है कि यदि कोई व्यक्ति जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है तो वो सबसे पहले खुद को समझ ले। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को समझता है तो उसे दुनिया समझने की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण कहते हैं कि आज के भारत को समझ लीजिए, उस समय की हड़प्पा सभ्यता को समझ जाओगे। क्योंकि आज का जो भारत है एक राष्ट्र है, एक देश है। तो हड़प्पा सभ्यता भी उस समय क्या हुआ करती थी, एक देश हुआ करती थी, एक राज्य हुआ करती थी, एक अपने आप में राष्ट्र थी। ऐसा मान के चलो कि हड़प्पा सभ्यता भी एक देश था। ठीक है, अब बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की। तो देखो बेटा, हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करेंगे तो इसमें हड़प्पा सभ्यता में एक पॉइंट आएगा। सबसे पहले वो पॉइंट आने वाला है कि जैसे मैंने कहा कि इसका आकार कैसा था, इंडिया का आकार कैसा था, तो मैंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, इसका जो साइज और शेप कैसा था। तो इसका जो आकार था बेटा वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। क्लियर? कैसा था? त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार को क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। तो इसे दूसरा नाम, इसका दूसरा आकार कैसा था बेटा, डेल्टाकार। कैसा था? डेल्टाकार। इसका आकार क्या मान सकते हो आप, एक और डेल्टाकार आकार था। इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट लिया है, जब आकार है तो लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो इसकी भी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। इसका भी एरिया है तो इसका भी एरिया है, और इसके भी अन्य नाम है
तो इसके भी अन्य नाम होंगे, है ना। तो जब आकार कैसा है, डेल्टाकार। इसके अलावा इसकी यदि इसका यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, यदि लंबाई की बात करें, किसकी बात करें, लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी थी, तो आप इसकी लंबाई मान सकते हो 1600 किमी। इसकी लंबाई कितनी थी, 1600 किमी थी। और इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 1400 किमी थी। अब भाई इन्हीं का क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, तो क्या निकल जाएगा, एरिया। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, क्यों, क्योंकि जो बनावट है वो त्रिभुजाकार है, यहाँ की बनावट कैसा है, चतुर्दिक है ना। तो मोटे मोटे तौर पर कि आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, लंबाई कितनी है, 1600 किमी है, और चौड़ाई कितनी है, 1400 किमी है, और क्षेत्रफल कितना है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि शुरुआती क्षेत्रफल 6,99,000 कुछ था, लेकिन जब ये डेवलप हो गई थी पूरी तरीके से तो इसका क्षेत्रफल लगभग 12 लाख के आसपास पहुंच गया था। तो मतलब इसका क्षेत्रफल बदलता रहा था इसके विकास के साथ, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो लगभग 7 लाख वर्ग किमी, 7 लाख वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल लगभग में लिख लीजिए आप ऐसा। और जब ये विकसित हो गई थी तो कितना हो गया था, 12 लाख ना, डेवलप हो गई थी, तो इसका ये क्षेत्रफल हो गया। क्लियर। तो मैंने क्या कहा बच्चों, बेटा कि इंडिया है एक देश है, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता भी एक देश थी, ठीक है। तो अब देश जो होते हैं तो उनका कोई ना कोई सेपरेट कोई आकार होता है ना, आकार होता है, उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। जैसे आज इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 32-14 किमी। आज हमारे भारत की लंबाई कितनी है, 32, और चौड़ाई कितनी है, 29-33 किमी। कितनी है, 29-33 किमी। और क्षेत्रफल कितना है, 32-87-263 वर्ग किमी। लेकिन मैं लिखता हूं 33 लाख वर्ग किमी, वर्ग किमी लगभग में क्या लिख देता हूं मैं, लगभग में लिख देता हूं। ओके, चलेगा, आप याद कर लेना 32,87,263 वर्ग किमी। अब आपने देखा कि भारत के अन्य नाम भी है ना, भारत के अन्य नाम है, जैसे इंडिया बोल लो, भारतवर्ष बोल लो, जम्बूद्वीप बोल लो, हिंदुस्तान बोल लो, आर्यवर्त बोल लो, नाना प्रकार के नाम है हमारे देश के। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके भी तो अनेक नाम होते हैं। मैंने क्या कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को समझ लेना तो दुनिया को समझने की उसे आवश्यकता नहीं है। क्या आपके नाम भी तो बहुत सारे हैं, स्कूल का अलग है, कॉलेज का अलग है, आपके घर का अलग है, आपकी मित्रता जो मित्र सर्कल मंडली है उसमें आपका नाम अलग है, तो आपके भी अनेकों नाम है। उसी प्रकार से हमारे देश के भी अनेकों नाम है। उसी प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक देश था, उनके भी अलग अलग नाम होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको एक बात और याद रखनी होगी कि नाम तो अनेक होते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल नाम हमेशा होता है, एक या दो। जैसे आपके हजारों नाम है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो आपका ऑफिशियल नेम है। जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम चल रहा है वो आपका ऑफिशियल नाम है ना। तो उस नाम पर आपकी सारी एक्टिविटी होती है। उसी प्रकार से भारत के अनेकों नाम है, लेकिन भारत के दो संवैधानिक नाम है, एक इंडिया और एक भारत। भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। मतलब भारत के भी दो ऑफिशियल नाम है, तो बेटा इसका भी कोई ना कोई ऑफिशियल नाम होगा, कोई ना कोई वैधानिक नाम होगा, जिसको सबसे अच्छा नाम माना जाता होगा, जो चर्चित नाम होगा, है ना। तो जैसे हम बात करते हैं किसकी, जैसे हम बात करते हैं बेटा इसके नामों की, तो इसके नाम की जब बात करेंगे तो इसके एक तो होगा क्या, एक क्या होगा, मुख्य नाम होगा। क्या होगा, मुख्य नाम होगा, यानी प्रचलित नाम होगा। और दूसरे होंगे बेटा अन्य नाम। क्या होंगे बेटा, अन्य नाम। क्योंकि हमारी इंडिया के भी दो प्रकार के नाम है, एक तो है संवैधानिक नाम जो संविधान में चलते हैं। क्या, संवैधानिक नाम, संवैधानिक नाम। और एक क्या है बेटा, ऐसे नाम जो अन्य नाम है, उसे अन्य नाम की श्रेणी में ऐसे डाल देते हैं। देखो मैं कंपेयर करते हुए चल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं
कि यदि इतिहास को समझना है तो वर्तमान को समझ लो, दुनिया को समझना है तो खुद को समझ लो, है ना। ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि दुनिया को समझना है तो खुद को समझ लो और इतिहास को समझना है तो वर्तमान समझ लो, तुम्हारा दोनों चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मुख्य नाम और अन्य नाम। जब हम मुख्य नाम की बात करते हैं बेटा, जैसे हम क्या बात करते हैं, इसके मुख्य नाम की बात करते हैं, लेकिन अभी मुख्य नाम पे जाने के पहले हम लोग कुछ बात करते हैं अन्य नाम की। क्या बात करते हैं बेटा? अन्य नाम की। अन्य नाम में इसका नाम आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आ जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। एक नाम इसका क्या पड़ जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता नाम था। ठीक है, इसके नामों पर अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके नाम ऐसे क्यों रखे गए, भाई किसी का नाम क्यों रखा जाता है? जैसे कोई बचपन में काले कलर का है तो उससे लोग कल्लू कह देते हैं, करिया बोल देते हैं ना। तो कभी कभी उसकी वेशभूषा को देखकर भी उसका नामकरण कर दिया जाता है। कोई बच्चा मान के चलो, कोई व्यक्ति छोटा है, कद में छोटा है तो उससे नाटा बोल देते हैं ना। तो ऐसे ही करके ना कभी कभी हमारे रंग रूप आकार इत्यादि को देखकर हम उसे नाम दे देते हैं। किसी किसी की क्वालिटी को देखकर नाम दे देते हैं। जैसे एक नाम आ रहा है, जैसे आज का चाणक्य, है ना। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान है, तो उसे चाणक्य भी कहा जा सकता है। या सुनो, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी कोई नामकरण जो किया गया है उसकी अपनी एक वजह है, उसके ऊपर में चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा नाम क्या है, अब चलो चर्चा कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है बेटा, तो वो क्यों रखा गया इसका सिंधु घाटी सभ्यता? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के पीछे की कहानी क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जहां जन्म हो रहा था। हड़प्पा सभ्यता शब्द का मतलब आपको समझना होगा। सभ्यता का मतलब क्या है? जब कोई संस्कृति एक बहुत बड़े पैरामीटर्स में फैल जाती है तो वो सभ्यता का मानदंड के रूप में स्थापित हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है सीधा सीधा सभ्यता आज भी है ना। जब नागरिक समाज पढ़ लिख जाती है, नगरों में रहने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं सभ्यता कहलाती है ना। जब कोई नागरिक समाज एक नगरों में रहने लगेगी, उसको पढ़ने लिखने लगेगी, उसकी अच्छी मतलब तरह तरह का विकास हो जाएगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा? सभ्यता के मानदंड के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो आप ऐसा मान लो कि गांव संस्कृति है और शहर क्या है? सभ्यता है ना। आप उससे शुद्ध मतलब ऐसा बता सकते हैं हम जिससे आप समझ जाओ। ठीक है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, तो बेटा इस सभ्यता को जन्म हो रहा था बेटा कहां पर बेटा? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। सिंधु प्लस सहायक, उसकी जो सिंधु क्या थी? इसकी मेजर नदी थी। सिंधु क्या थी बेटा? इसकी मेजर नदी थी। सिंधु क्या थी? मेजर नदी थी। और अन्य क्या थी? सहायक नदियां थी। अन्य क्या थी? सहायक नदियां थी। अन्य क्या थी बेटा? सहायक नदियां थी। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये सहायक नदियां कौन कौन सी थी, है ना। तो सिंधु और सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी का मतलब क्या होता है? नदियां जहां से बहती हैं वो घाटी होता है ना। तो सिंधु और सिंधु की सहायक सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में जिस सभ्यता का जन्म हुआ, जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसे सिंधु या सैंधव सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहते हैं। आप इतना तो समझ गए होंगे। अब ये सहायक नदियां कौन कौन सी थी? तो देखो, ये सहायक नदियां झेलम थी, चिनाब थी, रावी थी, सतलज थी, है ना। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं, तो सिंधु क्या है? उसकी सहायक नदी है, मेजर नदी है, प्रमुख नदी है। और झेलम, चिनाब, रावी, सतलज ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों के पूरे एरिया में
जिस मानव सभ्यता का जन्म हुआ था उस मानव सभ्यता को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। दूसरा नाम इसका क्या है? दूसरे यदि नाम की बात हम करें तो इसे कहते हैं नगरीय सभ्यता। इसे क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता। तो देखो बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रथम नगरीय सभ्यता। अब यहां हमने एक वर्ड जोड़ा है, इस वर्ड पर आप क्या करना, इस वर्ड पर क्या करना, आप थोड़ा ध्यान देना है ना। इस वर्ड पर क्या देना, आप थोड़ा ध्यान देना। ये वाला वर्ड है जो है ना, ये प्रथम जो वर्ड है, इस पर क्या देना है, हमें ध्यान देना है। कैसे? क्योंकि हमने यह प्रथम शब्द क्यों लगाया, सबसे बड़ी बात है कि हमने यह प्रथम शब्द क्यों लगाया। यदि मान के चलो मैंने कहा कि ये मेरा दूसरा बच्चा है ना, ये मेरा दूसरा बच्चा, मैंने ये बोला, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि मेरा पहला बच्चा भी होगा, है ना। यदि मैंने ये बोला कोई हमारे घर पे कोई रिलेशन आए, मेरा दूसरा बच्चा आ गया, है ना, तो जो रिलेशन, जो मतलब घर पे आपके बैठा हुआ और वो समझदार है तो समझ जाएगा कि इसका कोई पहला बच्चा भी है ना। तो मैंने यदि आपको यहाँ प्रथम शब्द बोला है, ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी, तो बेटा द्वितीय नगरीय सभ्यता की भी हम बात करेंगे। और द्वितीय नगरीय सभ्यता कहेंगे जब बुद्ध काल आ जाएगा या महाजनपद काल आएगा। तो यहाँ पर प्रथम नगरीय सभ्यता का जन्म कहाँ हो रहा था? सिंधु और सिंधु की नदियों के आसपास के इलाके में आ रहा था। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि प्रथम नगरीय सभ्यता का या प्रथम नागर सभ्यता का जो जन्म हुआ था, जो विकास हुआ था, जो डेवलपमेंट हुआ था, वो किस नदी के किनारे हुआ था या किस नदी के रीजन में हुआ था? तो आपको बताना है कि प्रथम नगरीय सभ्यता का जन्म सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास के इलाके में हो रहा था, है ना। तो यह पहला समय था जब मानव जाति नगरों में रह रही थी, इसी कारण इसको क्या कहा गया? नगरीय सभ्यता कहा गया। अब ऐसा नहीं है कि पूरी जनता नगर में रहती, ऐसा तो आज तक भी नहीं हो पाया है ना, आज तक भी ऐसा नहीं हो पाया है। भारत की जनता भी आज भी 50% से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है ना, 70-75% जनसंख्या गांव में रहती है, बाकी शहरों में कितनी सी जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो प्रथम नगरीय सभ्यता इसे कहा गया। दूसरा नामकरण जो, तीसरा नामकरण जो है वो इसे कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। तीसरा इसका जो नामकरण आने वाला है बेटा, वो क्या आने वाला है? कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये जो कांस्य युगीन सभ्यता हमने प्रयोग में लाए, कौन सा बेटा? कांस्य युगीन सभ्यता। तो जब हम कांस्य युगीन सभ्यता की बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि देखो मैं जो भी पढ़ाता हूं उसके पीछे की कोई ना कोई वजह होती है, और जो भी मैं पढ़ाता हूं उसको प्रूफ जरूर करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा था, उसके पीछे का कारण क्या था। यदि कोई नाम है तो उसके पीछे, मैंने कहा ना कि यदि कोई व्यक्ति छोटा है, छुटका है तो उसको छुटका बोल देते, कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको मोटा बोल देते हैं, कोई व्यक्ति काला है तो उसे करिया बोल देते, कल्लू बोल देते हैं। यदि उसकी क्वालिटी यदि ज्यादा बुद्धिमान है तो उसे आज का चाणक्य बोल देते हैं, यानी अच्छा खासा स्मार्ट है तो उसे सलमान खान बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे करके यदि आपके रंग रूप और आकार और बिहेवियर के आधार पर कभी कभी आपके नामकरण तय किए जाते हैं, है ना। पंडित जी तो करते हैं, लेकिन ये सब भी आपके नाम रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि आज मैं एकलव्य प्लेटफॉर्म या झांसी में, ठीक है, तो मैंने कहा कि झांसी की एक सड़क को क्या कर दो? ग्रीन कर दो, है ना। और धीरे धीरे सबको ग्रीन कर डालो, सबको ग्रीन, पूरी झांसी को ग्रीन कर दो, तो फिर तुम क्या बोलोगे? झांसी कैसी है? ग्रीन सिटी है। झांसी कैसी है बेटा? ग्रीन सिटी है। तो मैंने आपको बताया कि जो कांस्य युगीन सभ्यता है, तो इसमें क्या होगा बेटा? कांसा में क्या होगा? तांबा। आपको पता है कि तांबा की खोज कब हुई थी बेटा? नवपाषाण काल में। कब हुई थी तांबे की खोज? सबसे पहले धातु का प्रयोग करने वाले कौन थे? नवपाषाण काल के लोग थे, ठीक है। तो तांबे में इन्होंने क्या मिलाया? टिन मिलाया। तांबे में इन्होंने क्या मिलाया? टिन मिलाया और बन गया कांसा। तांबे में इन्होंने क्या मिलाया बेटा? टिन मिलाया और बन गया बेटा कांसा, ठीक है। अब कांसा क्या होता है? देखो, तांबा
तांबा कितना होता था 90% और टिन कितना होता था 10%। और दुनिया की हर चीज कितनी होती है 100%। तो कांसा कितना हो गया 100% हो गया। अब देखो आपको एक बात और यहाँ पर लगे हाथ बता देते हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था मिश्रित कृषि का, और वो कॉन्सेप्ट था नवपाषाण काल में। मिश्रित कृषि कब आई थी बेटा नवपाषाण काल में। या मिश्रित कृषि को मैंने डिफाइन किया था यहाँ पर, मिश्रित कृषि को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि कृषि और पशुपालन को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा मिश्रित कृषि हो जाएगा। कुछ बच्चे ये समझते हैं, कुछ प्यारे बच्चे ये समझते हैं कि मिश्रित कृषि वो है कि गेहूं के साथ सरसों को बो देना और चने के खेत में मक्के को बो देना, है ना, एक साथ दो फसलों को उगा लेना, क्या है मिश्रित कृषि है। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। मिश्रित कृषि वो है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जैसे कृषि में चारा निकलता है, भूसी निकलती है अनाज के बाद, तो वो भूसी किसको खिला देते हैं हम पशुओं को खिला देते हैं, ठीक है। और पशुओं की जो गोबर निकलती है वो हम खेत में डाल देते हैं, जिससे कृषि का प्रोडक्शन अच्छा होता है ना। एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, और जो सपोर्ट करते हैं वही तो मिक्स हो पाते हैं। देखो जैसे मान के चलो स्त्री पुरुष ले लो, स्त्री पुरुष को सपोर्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को सपोर्ट करते हैं, तभी तो एक कपल बन पाता, तभी तो एक मिश्रित जोड़ा बन पाता है। वो एंटी थोड़ी होता है एक दूसरे के, ठीक है। उसी प्रकार से देखो तांबे में टिन मिलाया और टिन में तांबा मिलाया, तो यहाँ पर क्या आ गई बेटा मिश्रित धातु। क्या आ गई बेटा मिश्रित धातु आ गई। तो मिश्रित धातु का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले मिश्रित धातु का प्रयोग किया। तो प्यारे बच्चों आपको किस पर टिक करना है, आपको टिक करना है कि हड़प्पावासी या सैंदबवासी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मिश्रित धातु का प्रयोग किया था। अब प्रश्न ये बनता है सर कि नवपाषाण काल के लोगों ने तांबा का ही प्रयोग क्यों किया, उन्होंने कांसे का प्रयोग क्यों नहीं किया था, है ना। तो आपके सामने ये प्रश्न आता है। तो प्यारे बच्चों उस समय नवपाषाण काल एक ग्रामीण एरिया था। क्या था ग्रामीण एरिया था। और ग्रामीण एरिया में क्या होता है दूर दूर तक व्यापार नहीं होता है, गांव तक सीमित रहते हैं ना। गांव तक क्या होते हैं वो सीमित होते हैं, और जब दूर दूर तक व्यापार नहीं करेंगे तो भला है कि वो एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ था मैंने यहाँ पर नगरीय वर्ड यूज किया है। देखो नगर में क्या होता है इंटरनल व्यापार तो होता है, एक नगर से दूसरे नगर तक, दूसरे नगर से तीसरे नगर तक, साथ में फॉरेन ट्रेड भी होता है, विदेशी व्यापार भी होता है। हड़प्पा सभ्यता को जब आप एक मैपिंग करोगे, इसकी लोकेशन देखोगे तो यह नजर आएगी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में। और वहां पर देखो आप गुजरात में इनका एक बंदरगाह मिलता है जिसका नाम क्या है लोथल। लोथल से ये लोग क्या करते थे ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, कहाँ फॉरेन कंट्रियों की। जैसे उस समय फॉरेन कंट्री क्या हो गई, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, फारस की खाड़ी हो गई, आसपास के इलाके हो गए, अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान का पूरा इलाका थोड़ी इसमें आता था, कुछ इलाका आता था, छुटका सा इलाका आता था। तो ये फॉरेन कंट्री से ट्रेड होता था, या सुनो। और बेटा ये जो टिन है वो बेटा उस भारत में नहीं पाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं पाया जाता था। हड़प्पा वासी टिन को कहां से लाते थे बेटा अफगानिस्तान से लाते थे। कहां से लाते थे अफगानिस्तान के वदक्स का क्षेत्र से टिन को ला रहे थे ये लोग, है ना। फॉरेन कंट्रियों से टिन को खरीद के ला रहे थे और फिर उन्हें तांबे में क्या मिलाया टिन मिलाया और टिन से क्या बनाया कांसा बनाया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। नवपाषाण काल एक ग्रामीण इलाका था, उसमें कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होता था, इसी कारण तांबे उन वो टिन जैसी धातु से परिचित नहीं हो पाए। लेकिन यही जब नवपाषाण काल डेवलप होकर नगरों में आ गया और जब इसका विकास हो गया तो ये हड़प्पा सभ्यता में बदल गया। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने फॉरेन कंट्रियों से व्यापार किया और वहां उनको पता चला कि ये धातु होती थी टिन। तो बाद में वो टिन भारत में लाए और उन्होंने मिक्स करके कांसा बनाया, और कांसा जो था वो तांबे की अपेक्षा ज्यादा हार्ड था, कठोर था, जिससे क्या हुई जमीन को खोदने में आसानी हुई। जमीन को खोदने का मतलब है जमीन को जोतने में आवश्यकता हुई, जिससे कृषि का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, बचत अच्छी हुई, और बचत अच्छी हुई तो उसी बचत ने नगरीकरण को जन्म दिया। ये बात की बात है, कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे नगरीकरण आया,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया। अब ये को नाम की बात जब हम कर लेते हैं, इनके अगले नाम की बात करने वाले हैं हम। 3 नाम हो गए इसके, है ना। अब जो चतुर्थ नाम आने वाला है वो आने वाला है बेटा इसका क्या, हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम आने वाला है इसका, हड़प्पा सभ्यता। इसको हम बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, है ना। एक मिनट, अगला जो नाम आने वाला है बेटा उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, सिंधु सरस्वती घाट, सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या बोलेंगे बेटा, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब ऐसा हमने क्यों बोला, हमारे पुरातत्वविदों यानी इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही नहीं था। इसका विस्तार जो आज सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई है उसके किनारे पर भी था, उसके क्षेत्रों, उसके इलाके में भी यह सभ्यता फैली हुई थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि इस सभ्यता को आप सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो, इसे सरस्वती सभ्यता भी तो कहा जा सकता है ना। जैसे भाई आप लोग कह रहे, देखो कि सिंधु नदियों के किनारे इस सभ्यता का विस्तार था, तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया। कुछ पुरातत्वविद इतिहासकार आए कि भाई थोड़ा इस साइड भी तो ध्यान दे लो, सरस्वती किनारे, सरस्वती उसकी सहायक नदियों के किनारे भी तो इसका विस्तार था, तो आप क्या इसे सरस्वती सभ्यता नहीं कह सकते हो। तो उन लोगों ने कहा ना तुम्हारी ना हमारी, क्या काम करूं, दोनों का नाम कर दो, सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दे दिया। तो देखो हमने आपको बताया ये अन्य नाम, लेकिन अभी हमने इसका एक मेजर नाम नहीं बताया, और जो हम यहां लिखे थे देखो मुख्य नाम, ये क्या है, मुख्य नाम आ गया। ये हमने अन्य नामों में आपको ये सारे बहुत सारे नाम बता दिए, लेकिन अब जो मुख्य नाम आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मुख्य नाम जो है हड़प्पा सभ्यता। क्या है बेटा इसका मुख्य नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, या सबसे हड़प्पा सभ्यता या सबसे प्रचलित सभ्यता, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, यह सबसे प्रचलित नाम है, यह क्या है, सबसे प्रचलित, यह सबसे क्या है, प्रचलित नाम है, यह सबसे क्या है, प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित और लोकप्रिय नाम कौन है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लोकप्रिय और प्रचलित नाम कौन है बेटा, हड़प्पा सभ्यता है। कहना सर क्यों, है ना। मैंने क्या कहा था, आपके बहुत सारे नाम होते हैं लेकिन एक नाम यूनिक होता है, जो डॉक्यूमेंट्स पे होता है, जो सरकारी रिकॉर्ड में होता है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में होता है, समझ रहे। उसी प्रकार से इसका भी एक यूनिक नाम है, और इसका वो यूनिक नाम कौन है, हड़प्पा सभ्यता। ऐसा क्यों, ऐसा ये यूनिक नाम क्यों रखा गया, देखो अब जब बात इसके नाम की आई, अब कहना सर इसका नामकरण किसने किया, तो आप बेटा ज्यादा झंझट में भी दोगे तो आपका दिमाग पूरी तरीके से विस्फोट कर जाएगा। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि इसका नामकरण किसने किया था। आपका नामकरण आपके पुरोहित ने किया था, और आपके मित्र मंडलियों ने, और माता पिता ने, और परिवार ने मिलकर आपके इतने सारे नाम रखे, और इनके इतने सारे जो नाम रखे गए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं भी बताऊंगा कि इनके नाम इतने सारे किसने रखे और इसका यूनिक नाम किसने रखा है। ये भी आपको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा। यदि मैं ये पॉइंट अभी आपसे डिस्कस कर दूंगा तो मानो आपको सर के ऊपर से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सबसे पहले आपको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है ना। तो आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा हमने आपको ये बताया था, आकार की बात की थी, है ना। अभी उसी आकार को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्या करेंगे, जैसे हमने कहा था कि आकार, है ना, ये क्या है, आकार है। आकार में हमने क्या काम किया था, आकार में हमने एक साइड तो क्या लिया था, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और दूसरा नाम हमने क्या लिया था बेटा, दूसरा नाम हमने लिया था इंडिया का। क्यों, मैंने ये
पॉइंट हमेशा आपसे बोला है कि दुनिया को समझने के पहले तुम भारत को समझ लो, दुनिया के देशों को समझने के लिए पहले तुम भारत को, खुद के देश को समझ लो, और दुनिया को समझने के पहले खुद को समझ लो। आपने यदि खुद को समझ लिया तो आपको दूसरों को समझने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, यदि तुम्हें इतिहास समझना है तो वर्तमान को समझ लो। यदि वर्तमान की एक्टिविटी को तुम ध्यान से देख रहे हो तो आप ये मान लो कि उस जमाने की एक्टिविटियों को भी समझने में आप कारगर साबित हो गए, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता, देखो बेटा मैंने ऐसा क्यों फिर से लिया इस पॉइंट को, आकार को हमने अभी तक क्यों नहीं छोड़ा। आकार को बेटा हमने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आकार की बात अभी चलने वाली है। देखो बेटा आकार में हमने आपको बताया कि आकार चतुर्दिक होता था। इंडिया का आकार कैसा था, चतुर्दिक था। और मैंने ये चतुर्दिक में ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, और ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। भारत का ये वाला पॉइंट है ना, तो देखो ये नॉर्थ है, तो भारत का अंतिम बिंदु कहाँ है, अंतिम बिंदु कहाँ है, इंदिरा कॉल कहाँ पर है बेटा, इंदिरा कॉल। भारत का जो लास्ट बिंदु है, उत्तरी बिंदु क्या है बेटा, वो क्या है, इंदिरा कॉल। और साउथ क्या है, इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट। यहां से भारत की सीमाएं खत्म होती हैं। वेस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्ट क्या है, किबुतु, किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और किबुतु से आपको याद आया होगा कि यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज योजना चल रही थी। क्या चल रही थी, किबुतु में क्या चली थी, किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में है। यहां से क्या हो रही थी, आपकी सीमाएं खत्म हो रही थी। इसके बाद आप इस साइड देखोगे वेस्ट में, और जब वेस्ट में आप देखोगे तो क्या आ जाता है, गुजरात में राजहर क्रीक आ जाता है। क्या आ जाता है, राजहर क्रीक, या कुछ ऐसी कुछ आ जाता है। मोटे मोटे तौर पे आप लोग देख लेना। ये क्या हो जाता है, भारत के 4 पॉइंट हो गए। ये क्या हो गए बेटा, भारत के 4 पॉइंट हो गए। इसके अलावा आपसे यहाँ भी क्या पूछा जा सकता है, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि इसका ईस्ट में विस्तार कहाँ तक था, नॉर्थ में कहाँ तक था, वेस्ट में कहाँ तक था, साउथ में कहाँ तक था। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु का नाम बताओ, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी बिंदु का नाम बताओ, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बिंदु का नाम बताओ, और हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी बिंदु का नाम बताओ। क्योंकि विस्तार है तो विस्तार है तो विस्तार के पॉइंट भी होंगे। जैसे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि ये हमारा भारत है, ये प्यारा सा हमारा क्या है, भारत है। जैसे हमने ये भारत को बनाया और भारत को बना के हमने ये छोड़ दिया। अब देखो भारत का लास्ट बिंदु यहाँ पर ध्रुव बिंदु कन्याकुमारी है, यहाँ गुजरात का राजहर क्रीक या सर क्रीक मान लीजिए, और यहाँ पर क्या है, किबुतु है, और यहाँ पर क्या मान लीजिए आप, इंदिरा कॉल है। अब यदि बेटा हम इनको मिला देंगे तो भारत की स्थिति कैसी बन गई बेटा, चतुर्दिक बन गई। देखो प्रूफ हो गया कि भारत का आकार कैसा है, चतुर्दिक है। भारत का आकार कैसा है, चतुर्दिक है। हम इसको भी प्रूफ करेंगे कि इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार कैसा है। तो इसका जो नॉर्थ बिंदु है बेटा वो है मांडा। क्या है बेटा, मांडा, या इसे मांडू कहते हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे था बेटा, चिनाब नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे था, ये मान के चलो मांडा उस समय का एक नगर होगा, है ना। तो बस इसका विस्तार मांडा तक था उत्तरी बिंदु में, और चिनाब, और ये कहाँ पड़ता था बेटा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता था, जम्मू कश्मीर में पड़ता था। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे साउथ में, हम क्या देखेंगे बेटा, साउथ में, साउथ में था बेटा दैमाबाद। कहाँ तक था बेटा इसका विस्तार, देमाबाद था, देमाबाद। और देमाबाद कहाँ पड़ता है बेटा, प्रवरा नदी के किनारे, यानी गोदावरी नदी के किनारे। प्रवरा गोदावरी की एक सहायक नदी है, और आप ऐसा लिख लो, गोदावरी कर लो, क्या कर लो बेटा, गोदावरी। और ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके अलावा हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो क्या पड़ता है बेटा, आलमगीरपुर। क्या पड़ता है, ये पूर्वी बिंदु कौन था बेटा इसका, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जो पड़ता है बेटा वो कहाँ पड़ता है आपका, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर पड़ता है यूपी में। कहाँ पर बेटा पड़ता है, यूपी में। और कौन सी नदी के किनारे, तो वो पड़ता है हिंडन नदी के किनारे।
कौन सी नदी के किनारे? हिंडन। अब पश्चिमी बिंदु की बात करें हम तो कौन सा? सुतकागेडोर था। क्या था बेटा? सुतकागेडोर था। और सुतकागेडोर कौन सी नदी के किनारे था? तो ये था दासक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे था? दासक नदी के किनारे। तो इस तरीके से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने क्या कहा, जब आप इंडिया को समझ लोगे तो फिर आप किसको समझ लोगे? हड़प्पा सभ्यता को भी समझ लोगे। ठीक है, अब इसके अलावा हमको क्या देखना है? जैसे आज हम इंडिया का क्या बना लेते हैं, पहले मैप बना लेते हैं। इंडिया का ये क्या है? प्यारा सा मैप है हमारा, है ना। ये क्या है? इंडिया का मैप ले लो, है ना। ये इंडिया का मैप है। देखो बेटा, यदि हम ये सोचें कि मांडू कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर मान लो, जम्मू कश्मीर में मान लो, और आलमगीरपुर कहाँ है बेटा, आप यहाँ मान लो उत्तर प्रदेश में, यहाँ मान लो, और आपका ये मान लो सुतकागेडोर कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर मान लो। ठीक है, और आलमगीरपुर और सुतकागेडोर कहाँ मान लो, यहाँ पर मान लो आलमगीरपुर, और यहाँ पर क्या मान लो? दायमाबाद मान लो। तो इन सबको मिला दोगे, इन सबको मिला दोगे तो आकार कैसा बन जाएगा? त्रिभुजाकार। इन सबको मिला दोगे तो आकार कैसा बन जाएगा? त्रिभुजाकार। एक मिनट, तो बेटा आकार कैसा बन गया? त्रिभुजाकार। यानी क्या बन गया? डेल्टाकार, है ना। अब बात ये नहीं कि इसका आकार डेल्टाकार है, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि देखो इससे क्या स्पष्ट होता है। पहला पॉइंट क्या स्पष्ट होता है? पहला पॉइंट यदि हम निकालेंगे तो इसकी स्थिति ज्ञात होती है। मैप से आप क्या निकाल सकते हो? इसकी स्थिति। तो देखो, यदि भारत को यदि हम काउंट करें ऐसे, तो देखो जी क्या होगी? नॉर्थ, और जी क्या होगी बेटा? वेस्ट। यानी जो उत्तर होगी वो जी क्या होगी? पश्चिम हो गई। लेकिन ना तो ये नॉर्थ में पूरी तरीके से है और ना ये पूरी तरीके से वेस्ट में है, मतलब ये कहाँ है? इसके बीचों बीच। तो ना उत्तर की बात मानो ना पश्चिम की बात मानो, क्या मानो? उत्तर पश्चिम। क्या मानो बेटा? उत्तर पश्चिम। तो इसका जो विस्तार स्थिति थी वो क्या थी बेटा? उत्तर उत्तर पश्चिम में। यानी इसको हम बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम को पश्चिमोत्तर। क्या बोल सकते हो? पश्चिमोत्तर भारत में यह क्या थी? स्थित थी। क्लियर? आपको इतना समझ में आ रहा हो। अब जब स्थिति आ जाती है तो आप इस मैप से इसका विस्तार भी निकाल सकते हो कि उस समय हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के कितने राज्यों में था, भारत के कितने राज्यों में था, और पाकिस्तान में यह कितनी थी, और अफगानिस्तान में यह कितनी थी। देखो, आपको मैप से लग रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरे भारत में तो था नहीं, है ना, कुछ गिने चुने राज्यों में होगा। और भाई गिने चुने राज्य कौन थे, उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है? चर्चा करनी है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहां से हमें जो निकल के आता है वो निकल के आता है बेटा इसके विस्तार को लेकर। क्या निकल के आता है? इसके विस्तार को लेकर कि इसका विस्तार लगभग कितने देशों में था। तो इसका जो विस्तार था प्यारे बेटा, तो इसका जो विस्तार था वो था बेटा 3 देशों में। एक तो आज का हमारा प्यारा इंडिया, और दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान, और तीसरा हमारा पड़ोसी जो देश है वो क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो आपसे प्रश्न क्या किया जा सकता है? आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में था? इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो टोटल कितने देश हो गए? 3 कंट्री होंगे, और तीनों कंट्रियों में हड़प्पा सभ्यता का क्या था? विस्तार था। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने राज्यों में था, या अभी कौन कौन से राज्य हैं? 3 एक जैसे राज्य दे देंगे और एक अलग राज्य दे देंगे। आप इनमें से तय करना है कि कौन सा राज्य नहीं था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता इंडिया के कितने राज्यों में थे तो वो देख लीजिए। कौन कौन से राज्य थे? एक तो था आपका, देखो आप खुद देख सकते हो, एक तो आप जम्मू कश्मीर ले लो, ऊपर से क्या ले लो? जम्मू कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है,
क्या है बेटा, यूनियन टेरिटरी है, ना कि कोई राज्य। ठीक है, इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, जम्मू कश्मीर के बाद आप क्या ले सकते हो, पंजाब ले सकते हो, क्योंकि पंजाब भी देखो वहीं पड़ता है। आप स्थिति देखो ना जरा, आप मैप को सामने निकाल कर रखें, क्योंकि आपकी मैपिंग जितनी क्लियर होगी आपको जीएस उतनी ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो पंजाब और कहाँ था बेटा, हरियाणा, देखो हरियाणा भी उसी साइड पड़ रहा है। इसके बाद आता है गुजरात, क्या आता है बेटा, गुजरात, राजस्थान, और हमने कहा गोदावरी नदी, दायमाबाद, महाराष्ट्र, तो देखो ये कहाँ थी बेटा, महाराष्ट्र में भी थी, ये कहाँ थी बेटा, महाराष्ट्र में भी। तो ये कितने राज्यों में हो गई है अभी तक, देखो जम्मू कश्मीर में हो गई, पंजाब में हो गई, हरियाणा में हो गई, गुजरात में हो गई, राजस्थान में हो गई, महाराष्ट्र में हो गई। प्रश्न ये बनता है क्या यूपी में इसका विस्तार था या नहीं था। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तरी प्रदेश में तो पड़ता है, तो बेटा इसका विस्तार कहाँ था बेटा, इसका विस्तार यूपी में भी था। लेकिन अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या सर पूरे यूपी में हड़प्पा सभ्यता का क्या विस्तार था, तो आप कहोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ था बेटा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ था, सिर्फ और सिर्फ कहाँ था। देखो यदि हम यूपी को निकालें तो ये हमारा यूपी, ये इससे लगा हुआ है ना, इससे लगा हुआ है, ऐसा है ना, यूपी ऐसा लगा हुआ है ना। तो यूपी का ये वाला जो रीजन था, यूपी का जो पश्चिमी रीजन था, सिर्फ यूपी के पश्चिमी रीजन तक ही इस सभ्यता का विस्तार था, पश्चिमी इलाके तक ही इस सभ्यता का विस्तार मात्र था। क्लियर, आप समझ गए। अब पाकिस्तान में कहाँ का था, देखो पाकिस्तान के बेटा पंजाब में था, कहाँ था, पंजाब प्रांत में था। जैसे प्रांत भारत में भी तो प्रांत है, जैसे उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, मध्य प्रदेश एक प्रांत है, गुजरात एक प्रांत है, तो पंजाब प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में भी था, बलूचिस्तान प्रांत में भी इसका विस्तार था, और इसका विस्तार सिंध प्रांत में भी था। कहाँ था बेटा, सिंध प्रांत में भी था। तो इस प्रकार से एक पाकिस्तान में इसका विस्तार था। सर आप बताओगे अफगानिस्तान में कहाँ तक विस्तार था इसका, तो सुर्तगोई एक पॉइंट, कहाँ था बेटा, सुर्तगोई, और कहाँ था, मुंडीगाग, सुर्तगोई और मुंडीगाग, ये पॉइंट हैं कुछ जहां इस सभ्यता का विस्तार था। तो देखो इस सभ्यता का विस्तार था 3 देशों में, और 3 देशों के मेन नाम आपको मैंने बता दिए। क्लियर। अब बेटा हमको यहां से चलना है आगे। अब फिर से हमें क्या करना है, इंडिया का कंपेयर किससे करना है, हड़प्पा सभ्यता से फिर से कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखो अभी हमने हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर ली, इसका आकार, क्षेत्रफल, लंबाई प्लस चौड़ाई, नामकरण, स्थिति, विस्तार, इतने पॉइंटों पे हमने इसकी क्या कर ली, चर्चा कर ली। कितने पे चर्चा कर ली, इतने फैक्टर्स पर चर्चा कर ली हड़प्पा सभ्यता की। अब हमें इसके अगले पड़ाव की ओर बढ़ना है। अब हमें इसके क्या बढ़ना है बेटा, अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है। और अगले पड़ाव की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमें क्या देखना है, देखो मैं क्या करता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट आप याद रखना, हमारे जितने आप कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना ज्यादा रहेगा। हड़प्पा सभ्यता देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, आप कॉन्सेप्ट को आप जितना अच्छे से पकड़ोगे, है ना, कॉन्सेप्ट को आप जितना अच्छे से पकड़ोगे, मैं दावा करता हूं कि आपको हिस्ट्री, आप पीसीएस को टच करते हुए निकल जाओगे। पीसीएस के लिए, पीसीएस और यूपीएससी
के लिए, प्री के लिए, वनडे एग्जाम की दृष्टि से एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यहाँ तक कि पुलिस, ये वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत मस्ट है। क्यों? वनडे एग्जाम के बच्चों को याद नहीं होता है और मैं उन्हें याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, उन्हें रटन से मुक्ति दिला रहा हूँ, है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट तो आपका क्या आने वाला है, n इक्वल्स n, n इक्वल्स n। ये है कि जितनी बड़ी नदी होगी उतना बड़ा नगर होगा। फिर से मेरी बात को सुनना, जितनी बड़ी n इक्वल्स n, नदी का आकार जितना बड़ा होगा नगर का आकार उतना बड़ा होगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नगर हैं वो नदियों के किनारे, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे दिल्ली यमुना, है ना, इलाहाबाद गंगा, इसके अलावा पटना गंगा, कलकत्ता हुगली, अहमदाबाद साबरमती। तो देखो जितनी बड़ी नदी उतना बड़ा नगर। मेरी बात याद रखना कि नगरों की जो, नगरों का विकास और नगरों का आकार और नगरों का डेवलपमेंट कुछ हद तक नदियां तय करती हैं, क्योंकि नदियां उस नगर को पानी सप्लाई करती हैं और पानी नहीं होगा तो नगर का विकास कैसे होगा। अब सोचो गांव छुटका सा होता है, गांव में नाला होता है छुटका सा। अब तुम सोचो कि ये गांव दिल्ली बन जाए, कैसे बन जाएगा? नाले, छुटका पानी की सप्लाई के लिए नाला थोड़ी कवर कर पाएगा, तो वो तो कभी नहीं बन पाएगा। तो देखो ये तय करता है नदी कि आपके पास जल का स्रोत क्या है। तो देखो जितनी बड़ी नदी होगी उतना बड़ा नगर होगा। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं बेटा आपको, ये बात मैं, मेरे कॉन्सेप्ट कहने की मतलब हड़प्पा, हड़प्पा जो इस सभ्यता का नगर था वो कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे था बेटा? रावी नदी के किनारे। देखो इस सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नगर, आज जैसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन है? दिल्ली है, और दूसरा कौन है? मुंबई है। तो ये उस समय का दूसरा सबसे प्रमुख नगर था। यदि आज की हम बात करें तो आज हमारा क्या है? दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है ना, मुंबई है। तो पहला इस सभ्यता का जो इंपोर्टेंट नगर था वो कौन था बेटा? मोहनजोदड़ो। और वो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे था बेटा? मोहनजोदड़ो नदी सिंधु नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे था बेटा? सिंधु नदी के किनारे था। देखो मैं फैक्ट की बात करता हूं, आप जितने फैक्ट को, कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि लोथल, लोथल इस सभ्यता का सबसे ज्यादा प्रमुख और प्रचलित बंदरगाह था। बंदरगाह जानते हो? जहां जहाज आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और जहां से विदेशी व्यापार होता है। विदेशी व्यापार कहाँ होता है? देखो बेटा यदि मैं विदेशी व्यापार की बात करूं तो ये हमारा क्या है? भारत है ना। अब भारत में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? समुद्री सीमा लगी हुई। यहाँ पर क्या लगी हुई है? समुद्री सीमा। इन समुद्री सीमा के किनारे आसपास छोटे छोटे बंदरगाह बना लिए गए। इन बंदरगाहों पर जहाज रुकते हैं, विदेशों से आते हैं और यहाँ पर सामान पटक देते हैं और सामान यहाँ से लेकर विदेशों को जाते हैं। मतलब बंदरगाह व्यापार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उस समय का सबसे अच्छा बंदरगाह और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता का, सॉरी, सबसे प्रचलित बंदरगाह और सबसे फेमस बंदरगाह कौन था? लोथल था। और जो कौन सी नदी के किनारे था? भोगबा नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के किनारे स्थित था? भोगबा नदी के किनारे स्थित था। इसके अलावा इसका एक और नगर आता है जिसका नाम है कालीबंगा। जिसका नाम क्या है? कालीबंगा। अब आपसे पूछेंगे कालीबंगा किस नदी के किनारे था? तो ये घग्गर और हाकरा नदी के क्षेत्र में था। घग्गर और हाकरा जो सरस्वती की क्या हुआ करती थी? एक हेल्पिंग रिवर हुआ करती थी, सहायक नदियां हुआ करती थी। तो घग्गर हाकरा क्षेत्र में स्थित था। घग्गर और हाकरा, है ना, तो इस वाले रीजन में था। तो आप सोचिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी महत्वपूर्ण नगर थे वो मुख्य मेजर नदियों के किनारे स्थित हुआ करते थे। जैसे चनहुदड़ो, और चनहुदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था, है ना। तो आप इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट को देख लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वो भी देख लो। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे
दूसरा कॉन्सेप्ट है बचत का। दूसरा कॉन्सेप्ट है बचत का, तकनीक का। बचत डिपेंड करती है कि आपका जीवन कैसा होगा, ठीक है, तकनीक का। तो यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट आप याद रखना, तकनीक का। देखो बेटा, इसके पहले के लेक्चर में हमने तकनीक के ऊपर काफी आपसे अच्छे से चर्चा की थी, वार्ता की थी कि तकनीक एक ऐसी चीज है कि जीवन को बदल कर रख देती है ना। जिसके हाथ में जितनी बड़ी तकनीक वो उतना बड़ा आदमी। यदि आपके पास 4 व्हीलर है और आप 4 व्हीलर में चल रहे हो तो आप बड़े आदमी हो, और मान के चलो 10 दिन बाद आप कंगाल हो गए और पैदल चल रहे हो तो आप छुटके आदमी हो, आप गरीब आदमी हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना। और यदि आप इसके बाद 10 दिन बाद फिर से तुम एरोप्लेन में चलने लगे तो और बड़े आदमी हो गए। आदमी वही है, चेंज क्या हो रहा है, तकनीक। चेंज क्या हो रही है, तकनीक। आदमी वही है लेकिन तकनीक उसे बड़ा बना रही है और उसे छोटा बना रही है, क्योंकि तकनीक आदमी के जीवन को अमूमन बदल देता है। तकनीक ने मानव जीवन को सरल बना दिया है, हम और तुम को तकनीक ने जोड़ दिया है ना। तो देखो यहां पर तकनीक क्या थी, कांसा। यहां पर क्या थी बेटा, तकनीक क्या थी, कांसा। यहां पर सबसे अच्छी तकनीक क्या थी, इनके पास कांसे की तकनीक थी। तो इन लोगों ने क्या काम किया, कांसे के बने उपकरणों से कृषि कार्यों में इनका प्रयोग किया, और कृषि कार्यों का प्रयोग करके इन लोगों ने कृषि कार्य किया और कृषि में खेत की जुताई जितनी अच्छी करोगे तो पैदावार भी उतनी अच्छी होगी, है ना। तो कृषि में इन्होंने क्या किया, जुताई की, और जुताई से क्या हुई बेटा, प्रोडक्शन, उत्पादन अच्छा हुआ। क्या हुआ बेटा, उत्पादन अच्छा हुआ, और उत्पादन अच्छा हुआ तो उत्पादन ने बचत को जन्म दे दिया। किसको जन्म दे दिया, बचत को। भाई उत्पादन ही तो तय करता है कि आप बचत क्या करोगे। आप उत्पादन, जैसे मैं या कोई भी पर्सन ले लो, मंथली 1 लाख रुपए कमाता है तो उसकी मोटी मोटी बचत हो गई, है ना, हो गई कि नहीं हो गई। बचत तय करता है कि आपका जीवन, मान के चलो आप 5,000 रुपये पर मंथ कमाते हो तो खाक बचत करोगे, तुम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाओ। आप उत्पादन 5,000 का कर रहे हैं एक मंथ में, है ना, तो उस उत्पादन में तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मान के चलो यही उत्पादन तुम्हारा 20,000 का हो गया, यही बचत, यही कमाई तुम्हारी 20,000 की हो गई। 20,000 में तुम 10,000 खर्च कर दो, 10,000 तुम्हारी बचत हो गई। ये बचत क्या करेगी, आपके जीवन को क्या करेगी, अच्छा बनाएगी। देखो कृषि ने बचत को जन्म दिया, और जब बचत आ गई तो इनमें से क्या हुआ, कुछ आदमी फुर्सत हो गए, कुछ व्यक्ति फुर्सत हो गए। फुर्सत का मतलब क्या हो गए, अब उन्होंने सोचा यार कि काफी बच गया, अब ठलुआ बैठे कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। तो कुछ लोग बाग यहाँ से क्या बन गए, शिल्पकार बन गए। क्या बन गए, कुछ लोग बाग शिल्पकार बन गए। शिल्पकार का मतलब कुछ लोग बढ़ई का काम करने लगे, कुछ कुम्हार का काम करने लगे, कुछ धातु का काम करने लगे, कुछ मूर्तियों का काम करने लगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तो मूर्तियां मिली हैं। कुछ देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या बन गए, शिल्पकार। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको यहीं से जोड़कर पढ़ाने वाला हूँ, मैं कुछ भी बाहर से नहीं ला रहा हूँ, बस आपको ध्यान से इन चीज़ों को देखना है। यदि आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आई होप मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं ना। तो शिल्पकार, अब शिल्पकार में जब हम बात करेंगे कि बचत ने क्या काम किया, लोगों को फुर्सत कर दिया। जैसे बुंदेलखंड में कहेंगे आदमी ठलुआ हो गया, और ठलुआ आदमी क्या होता है, इक्कर दिमाग लगाता है ना। तो वो इक्कर दिमाग लगाए तो कुछ लोग शिल्पकार बन गए। अब शिल्पकार की भी कई कैटेगरी हैं, जैसे कुछ लोगों ने मन के बनाने का काम करने लगे। मन के जानते हो, मन के बनाने का काम करने लगे। अब कहना बेटा क्या कह रहे हो सर आप, मन के बनाने का काम करने लगे। अब मैं कह रहा हूं कि आपसे मन के बनाने का काम क्यों करने लगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग, क्योंकि आदमी फुर्सत हो गया था। मन के क्या होते हैं, देखो बेटा, जो माला पहनते हैं,
जो गले में माला पहनते हैं उनमें गुरिया होते हैं छोटे छोटे। कुछ गुरिया गोलाकार होते हैं, कुछ आयताकार होते हैं, कुछ चपटे होते हैं, कुछ चतुर्भुजाकार होते हैं, कुछ बेलनाकार होते हैं, है ना, कुछ वर्गाकार होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? मनके कहलाते हैं। और मनकों को एक धागे में पिरोकर माला बनाई जाती है और गले में पहनी जाती है। तो मनके वो होते हैं। अब मनके से प्रश्न कौन कौन किया जा सकता है ये हम बात करेंगे आगे। आप चाहो तो इसको रिलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप इसको रिलेट कर सकते हो। जितना रिलेट करोगे उतना अच्छा होगा। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा मनके, तो मनके से यहाँ पर मनके से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है ना। कितने प्रकार की? दो प्रकार की प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। प्रथम संभावना क्या होती है कि बेटा इसका आकार क्या होता था। भाई मनके का जो आकार है वो कैसा हुआ करता था, है ना। अब बात ये आती है कि जो आज भी मनके बनते हैं, है ना, मनके आज गले में कहीं भी जाओ, कुछ साधु महात्मा, कुछ लोग बाग, खास तौर से वोमेंस क्या होती हैं, मालाएं पहन लेती हैं, कुछ लोग बाग हाथ में पहन लेते हैं, है ना, उनमें मनके होते हैं। तो उन मनकों का आकार कैसा था? आज के मनके आप लोगों ने देखा होगा कैसे आकार होते हैं। आप बताओ कि सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी लोग बाग कौन सी माला पहनना? बेलनाकार या स्नो या वर्गाकार या आयताकार, है ना। तो मनके का आकार कैसा था? दूसरी पॉइंट, मनके के कारखाने कहां से मिले हैं? भाई मनके बनाने के भी तो कारखाने होंगे, फैक्ट्रियां होंगी। भाई वहां उस जमाने में जब मनके बनाए जा रहे थे तो उस जमाने में मनके बनाने की फैक्ट्री होना चाहिए। वो कहां कहां थी? जैसे एक फैक्ट्री कहां थी बेटा? लोथल में थी। एक फैक्ट्री कहां थी? लोथल में थी। और दूसरी फैक्ट्री कहां थी बेटा? चनहूदड़ों में थी। अब फैक्ट्री कहां होती? नगरों में होती, गांव में तो होती नहीं है। तो जो उस समय के अच्छे नगर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो नगरों में होते थे। बेटा आकार कैसा होता था? आकार बेलनाकार होता था, बेलनाकार होता था, है, वर्गाकार हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? वर्गाकार हुआ करता था और गोलाकार हुआ करता था। इस प्रकार से मनके का आकार हुआ करता था। मनके बनाने की फैक्ट्री कहां से मिली मैंने ये भी बता दिया। अब इन्हीं शिल्पकारों में से कुछ मूर्तिकार बन गए। क्या बन गए बेटा? कुछ मूर्तिकार बन गए। भाई मैंने क्या कहा? बचत, है ना। ये क्या बन गए? मूर्तिकार बन गए। अब मूर्तिकार में अब मूर्तियां बनाने लगे। अब मूर्तियां किन किन मेथड से बनती थी? यहाँ पर कौन कौन सी किसकी मूर्तियां बनती थी? सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि यहाँ पर महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं। किसकी मिली हैं? महिलाओं की मूर्ति मिली। क्या मिली है? महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं, है ना। तो जब आप महिलाओं की मूर्ति मिली है, इसी कार तो आप कह सकते हो, इसी कार तो बेटा आपने इस सभ्यता का नाम क्या दिया है? इस सभ्यता का नाम दिया है, इस सभ्यता का क्या नाम दिया आप लोगों ने? हमारे पुरातत्वविदों ने बेटा नाम इस सभ्यता को दिया है कि यह सभ्यता कैसी थी बेटा? मातृसत्तात्मक थी। यह सभ्यता क्या थी बेटा? मातृसत्तात्मक थी, क्योंकि यहाँ पर माँ की पूजा की जाती थी। इसी कारण महिलाओं की सबसे ज्यादा मूर्तियां मिलने के कारण इसे क्या नाम दिया गया था? मातृसत्तात्मक नाम दिया गया था, है ना। इसके अलावा महिलाओं की मूर्ति के अलावा भी यहाँ पर कई प्रकार की मूर्तियां मिली। ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको मोटे मोटे तौर पर हम समझा रहे हैं। ये हमारा जब हम सामाजिक, आर्थिक, कल्चर, सांस्कृतिक जीवन इनका पढ़ेंगे। भाई व्यक्ति के जीवन कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्ति का जीवन कितने प्रकार के होते हैं? तो अब आप कहोगे यार व्यक्ति का जीवन कितने प्रकार का होता है, और आपको यदि नहीं आ रहा है तो आप ये पक्का समझ लो कि आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है आज तक। क्यों? क्योंकि यदि आप पढ़ाई ने की होती तो आपने प्रेमबिल भी पढ़ी होगी। प्रेमबिल मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उसमें लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन कितने प्रकार का होता है? मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन 3 कालखंडों में बांटकर हम अपने जीवन को पढ़ते हैं। तो महिलाओं की मूर्ति, और भाई और किसकी मूर्ति मिली है? आपको पता है पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। और किसकी मिली है? ऋषभदेव की मूर्ति मिली है। और एक महिला की नग्न मूर्ति मिली है जो नृत्य कर रही है। ऐसे पता चलता है कि बड़े नृत्य के भी शौकीन रहे होंगे। देखो जानकारी कई प्रकार से की जा सकती है। हम आपके यहाँ
रखी हुई चीज़ों को देखकर आपके बारे में मोटी मोटी जानकारी बना सकते हैं। जैसे आपके यहाँ मैं जाता हूँ चाय पीने के लिए और आपके यहाँ किताबें रखी हुई हैं, तो किताबें तो मैं कहूँगा कि हाँ ये सामने वाला पढ़ने वाला बंदा है, लेकिन मैंने देखा कि आपके यहाँ इतिहास की किताबें रखी हुई हैं, तो फिर मेरा दिमाग आएगा ये बंदा इतिहास में काफ़ी पारंगत है। मैंने आपके यहाँ देखा कि आपके यहाँ कांसे की बॉटल रखी हुई है, इसका मतलब है आप उच्च कोटि के विद्वान हो, तभी तो है। तो आपकी चीजों को देखकर आपके बारे में मोटा मोटा अंदाजा लगाना, या यही तो हो रहा है कि महिलाओं की सबसे ज्यादा मूर्ति मिली, तो हमारे इतिहासकारों ने पुरातत्वविदों ने क्या किया, मातृसत्तात्मक करार दिया इसे, है ना। अब यहाँ से एक क्या मिली है, यहाँ से पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। किसकी मिली है, पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। और जब पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है तो इस पाशुपतिनाथ से कह दिया कि ये शिव का क्या है, प्राक रूप है, ये शिव का क्या है, आदि रूप है, ये शिव का क्या है, आदि रूप है, यानी प्राक रूप है। तो इससे पता चलता है कि इस सभ्यता में शिव जी का क्या होता था, शिव जी की पूजा होती थी। इस सभ्यता में शिव जी की क्या हुआ करती थी, पूजा हुआ करती थी। चलो, इसके अलावा शिल्पकार के बाद अब कुछ शिल्पकारों ने अपना पेशा क्या बना लिया, कुछ मूर्तिकार हो गए, कुछ मन के बनाने वाले हो गए। अब आपने कहा ट्रेड हो रहा था, विदेशों से क्या हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। और ट्रेड किससे हो रहा था, जहाज से हो रहा था। क्या हो रहा था, तो जहाज से कुछ जहाज बनाने लगे, क्या जहाज बनाने लगे, नाव बनाने लगे, क्या होने लगे, कुछ जहाज बनाने लगे, नाव बनाने लगे, कुछ कांसे के उपकरण बनाने लगे, कुछ पत्थर के उपकरण बनाने लगे। तो नाना प्रकार के शिल्प प्रचलित हो गए, नाना प्रकार के शिल्प आ गए। किसके ऊपर, इस बचत के ऊपर, बचत में। अब इतने सारे, अब इस बचत ने दूसरा काम क्या किया, इस बचत ने, जब लोग ठलुआ हो जाते हैं, फुर्सत हो जाते हैं, तो क्या काम करते हैं, उल्टा सीधा दिमाग लगाते हैं। सोचो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना का समय था, कोरोना के समय में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी कि आज के ज़माने में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, आज की स्थिति में, तो आप कहोगे सर कोरोना, क्योंकि आदमी फ्री था, आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो भाई आदमी अब क्या हो गया, फ्री हो गया, और फ्री हो गया तो इसने क्या काम किया, जनसंख्या को बढ़ावा दिया, इसने जनसंख्या में विस्फोट हो गया, जनसंख्या बढ़ने लगी। क्यों भाई, बचत होने लगी मोटी मोटी, आदमी फ्री हो गया, जनसंख्या बढ़ने लगी। पहले तो इतना बड़ा पेट होता था, उसी पेट को खाने के लिए दिन भर घूमते रहते थे, उन्हें दूसरा काम करने के लिए फुर्सत ही कहाँ थी। अब देखो यहाँ पर जनसंख्या आ गई, क्या आ गई यहाँ पर, जनसंख्या। जैसे एक और इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मान के चलो कि आपकी अभी न्यू शादी हुई है और आपका प्लान बना है कि हम लोग एक बच्चा पैदा करते हैं, और आप कमाते हो कितना, 10,000। तो ऐसे में आप लोग समझदार होगे तो बच्चा पैदा नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि कमाई नहीं। और मान के चलो आपकी 2 महीने बाद कमाई कितनी हो गई, 50,000। तो तुमने कहा एक बच्चे को आ जाने दो, तो एक बच्चा पैदा कर लिया। मान के चलो 2 साल बाद आपकी 5 लाख हो गए, तो तुमने 3 बच्चा पैदा कर दिए। तुम्हारी 50 लाख हो गई तो तुमने 8 कर दिए, तुमने करोड़ों हो गई तो तुमने बिम्बिसार बन गए। तो बचत तय करती है कि तुम्हारे बच्चे कितने होंगे। मोटी मोटी बचत, ज्यादा बच्चे, कम बचत, कम बच्चे। देखो बचत ने क्या किया, आपके जीवन को बदला, जनसंख्या को विस्फोट किया। फिर यही जनसंख्या का काम करेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो बस्तियां बढ़ेंगी, बस्तियां बढ़ेंगी तो बस्तियां मिलके एक नगरों को जन्म दे देंगी, है ना। अब इस बचत ने अगला काम क्या किया, अब भाई इतनी सारी ट्रेड्स आ गए, मतलब इतने व्यापार होने लगे। अब भाई शिल्पकार आ गए, और शिल्पकार आने के बाद क्या आ गए, व्यापार आ गए। क्या आ गया, व्यापार। अब इनमें से कुछ फुर्सत आदमी क्या करेंगे, इनसे चीजें खरीदेंगे, आम जनता को बेचेंगे, आम जनता से पैसा लेकर इनको देंगे, बिचौलिए का काम करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इस बचत ने व्यापार को जन्म दिया। और जब व्यापार होने लगे तो व्यापार का लेखा जोखा रखने के लिए लिपि का आविष्कार हो गया। क्या हो गया बेटा, व्यापार का लेखा जोखा रखने के लिए किसका आविष्कार हो गया, लिपि का आविष्कार हो गया। और लिपि सैंधव घाटी सभ्यता की लिपि, इसकी लिपि का नाम क्या था, इस सभ्यता की लिपि का नाम था सिंधु लिपि।
क्या नाम था? सिंधु लिपि। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये पढ़ी नहीं गई, ये बात की बात है कि क्यों नहीं मतलब आज तक ये सिंधु लिपि पढ़ी जा सकी है। इसके बारे में मैं डायरेक्ट में चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आप एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ सकते हो। और गारंटी ये है कि आप जितने बार इस वीडियो को देखोगे और जितने अच्छे से देखोगे, जितने अच्छे से पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी भी दूसरी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अन्य किसी की, है ना। तो क्या थी बेटा? लिपि। और आपको पता है बेटा कि व्यापार और लिपि जब आ जाती है तो क्या आ जाता है बेटा? नगरीय जीवन आ जाता है बेटा। गांव का व्यक्ति थोड़ी ज्यादा पढ़ा लिखा होता, आज ये सच्चाई है, लेकिन पहले के जमाने में तो ये सच्चाई नहीं थी ना। आज के पूरे पैरामीटर्स पुराने जमाने में तो नहीं उतार सकते ना। तो व्यापार, देखो मैं आपसे कहूं कि गांव की ऑक्सीजन क्या है, तो आप कहोगे गांव की ऑक्सीजन कृषि। यदि कृषि नहीं होगी तो गांव क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। मैं तुमसे कहूं कि नगर की ऑक्सीजन क्या है? व्यापार। व्यापार नहीं होगा तो पूरा नगर ठप हो जाएगा, और ठप होने का मतलब है नगर का डिक्लाइन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो व्यापार जितना अच्छा होगा, जिस नगर का व्यापार में जितनी तकड़ी मतलब पकड़ मजबूत होगी, वो नगर उतना ही मजबूत होगा। तो देखो व्यापार, और व्यापार का लेखा, व्यापार कहाँ हो रहा है? नगर में। और जब व्यापार आ गया तो वैसे ही नगरीकरण आ गया, वैसे ही क्या आ गया? नगरीकरण आ गया। और नगरीकरण ने क्या किया? लिपि को जन्म दिया, और लिपि ने व्यक्तियों को साक्षर बना दिया। तो यह भारत की प्रथम साक्षर सभ्यता थी। यह भारत की कौन थी? प्रथम साक्षर सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, प्रथम साक्षर सभ्यता थी। याद रखना इस पॉइंट को। लेकिन ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। अब बचत ने क्या काम कर दिया बेटा? बचत ने, अब इतना बड़ा सिस्टम आ गया, तो बेटा इस सिस्टम को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। इस सिस्टम को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। मान के चलो कि इस सिस्टम को कोई नहीं चलाएगा तो भाई एक दूसरे की चोरी होने लगेगी, एक दूसरे को मारेंगे, डकैती होगी। तो भाई ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहे, तो इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए क्या आ गया बेटा? इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए शासक वर्ग का उदय हुआ। किसका उदय हुआ बेटा? शासक वर्ग का, है ना। इस शासक वर्ग का उदय हुआ। इसने कहा भाई जो तुम्हारी बचत हो रही है उसका थोड़ा सा टैक्स के रूप में हमें दे दो, इसकी एवज में हम तुम्हारी क्या करेंगे? सुरक्षा की गारंटी देते हैं आपको। क्या देते हैं आपको? सुरक्षा की गारंटी देते हैं। क्लियर? तो आपको इतना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब शासक वर्ग, आपसे कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसका शासक, कौन सा शासक वर्ग था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो शासन था वो बड़िक वर्ग का था। किसका था? बड़िक वर्ग का था, बड़िक वर्ग का था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, और व्यापार के साक्ष्य मिलने के कारण ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर शासन सत्ता किसके हाथों में थी? बड़िक वर्णों के हाथों में थी। अब चलो ठीक है, इतना हो गया। आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, शिव जी की मूर्ति मिली है, मतलब धर्म आ चुका था, है ना। मैंने कहा कि शिव जी की मूर्ति मिली है, कहाँ है? देखो हम चलते हैं, अभी चलते हैं। देखो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या मिली है? शिव जी की मूर्ति मिली है ना। बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। तो मतलब इस सभ्यता में क्या आ चुका था? धर्म आ चुका था। अब धर्म आ चुका था तो धार्मिक कार्य कराने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। धार्मिक कार्य करने के लिए, करवाने के लिए पुरोहित वर्ग का जन्म हुआ। पुरोहित वर्ग निकल कर आ गया। उन्होंने कहा, कुछ व्यक्ति ज्यादा फ्री हो गए थे, वो पुरोहित वर्ग का काम करने लगे। एक काम करो, हम आपको धार्मिक क्रियाएं करवाएंगे, उसकी एवज में थोड़ा हमें अनुदान दे दो। तो पुरोहित वर्ग आ गया, है ना। तो क्या आ गया बेटा? पुरोहित वर्ग आ गया। तो इस प्रकार से देखो ये पूरी सिस्टम वर्क कर रहा था। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और ये पूरा कॉन्सेप्ट बचत के ऊपर है बेटा। किसके ऊपर है? बचत के ऊपर है। अब बेटा हम बात करते हैं किसकी? हड़प्पा सभ्यता में। तो अब हमें बात आगे जो हड़प्पा सभ्यता की बात करनी है वो नगरीकरण की बात करनी है। क्योंकि मैंने तुमसे कहा, क्या कहा कि यह सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। क्या थी बेटा? नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता में
हमें उन नगरों का जिक्र करना है जो नगर हुआ करते थे। जो नगर क्या हुआ करते थे, जो नगर कौन कौन से नगर हुआ करते थे, है ना। तो अब हम नगरीय जीवन की बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, और हमें ऐसे लगता है कि हमें नगरीय जीवन की अगले एपिसोड में चर्चा करनी चाहिए, अगले पार्ट में चर्चा करनी चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्रिय दोस्तों, आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की अपनी कोशिश करें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका यह अनुभव, क्लास का अनुभव आपके साथ कैसा रहा है। और आपका एक एक कमेंट हमें पॉजिटिव ऊर्जा देगा। जय हिंद दोस्तों।